मैं शाहान मतीस साहब से एक सवाल मेरा बड़ा अहम है। पाकिस्तान में जो हम रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए देख रहे थे, बड़ा पैसा बैंक्स के अंदर आया, ये भी एक बड़ी पॉजिटिव खबर थी। लेकिन ये सारा पैसा आता है ओवरसीज़ के ज़रिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ओवरसीज़ के लिए भी आसान है, लोग बाहर काम कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में बहुत बड़ी तादाद है मजदूर लोगों की, यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, उनकी फैमिलीज़ यहाँ हैं, तो उनके लिए भी क्या आसान है कि वो कर्जा ले सकते हैं यहाँ उनके लोगों के घर, वरना तो यहाँ 50-50, 60-60 हज़ार से लेकर लाख तक बेचारे किरायों पे चल रहे हैं। क्या उनके लिए भी कोई आसानी रखी है बैंकों ने इस कर्जे में? सर जी, मुदस्सर भाई, उसमें सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें सैलरी क्लास हो, इसमें बिजनेसमैन हो, इसमें लोकल्स हो, या जो हमारे ओवरसीज़ लोग रहते हैं, इसमें तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अच्छी बात यह कि पहले तक गवर्नमेंट पे जाते थे और लोग वहाँ से फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करते थे, या गवर्नमेंट की स्कीम्स आती थी तो लोगों का ट्रस्ट नहीं होता था। अब माशाल्लाह ये बैंक्स जो हैं ये फाइनेंसिंग दे रहे हैं, और एक बैंक नहीं है माशाल्लाह, अराउंड 30 के करीब बैंक है पाकिस्तान में, जो सारी बल्कि तमाम जो बैंक्स हैं पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक्स, वो इसकी सहूलत दे रहे हैं। तो जो ओवरसीज़ हैं वो अपने बाहर से डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और उनको भी माशाल्लाह इसकी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और माशाल्लाह लोगों ने ली भी है। शान साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बड़ा शिकायत हो रही है आपके बैंक्स के ज़रिए कि इमरान खान साहब कहते हैं एक फॉर्म में बड़ी आसानी से आप कर्जा ले सकते हैं, वो बैंक में जाते हैं वो कहते हैं आपको कर्ज मिल ही नहीं सकता। वहाँ पर बैंक में आपके जो जितना भी फ्रंट पे अमला है, फ्रंट डेस्क पे है, वो उस तरह गाइड नहीं कर पाता है, चाहे वो बाहर लोग हों चाहे अंदर। मैं ये वो कह रहा हूँ जो हमसे सवाल पूछे गए लोगों ने कि ये आसान है नहीं जितना आसान बता रहे हैं। अच्छा मुदस्सिर भाई, मैं बताऊँ, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी आज से साल 1.5 साल पहले, तो उस वक्त जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो वाकई हमें बैंकर्स को भी बहुत मुश्किल लगती थी। अच्छा। और हमें लगता था कि लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे एक शर्त पहले ये थी कि जो घर आप ले रहे हों वो घर पहली बार आपके नाम ट्रांसफ़र हो रहा हो, उसका कंप्लीशन प्लान सिर्फ एक हो। तो ऐसे शायद पूरे पाकिस्तान में घर ही गिनती के कुछ थे, तो लोगों के लिए ये मुश्किलात थी। अब माशाल्लाह इसमें जो सहूलतें हैं, तो ऐसी सहूलतें इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। अब ये है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहे वो घर ले लें, घर के 4 लोग मिलके को एप्लीकेंट हो सकते हैं। अगर मैं 2 भाई हूँ, या मैं भाई हूँ और मेरी मिसेज, या हम 2 भाई बहन या बाप बेटा जॉब करते हैं, तो हम दोनों अपनी इनकम को क्लब करके ये सारी चीज़ें जो हैं अवेल कर सकते हैं। और हम देखेंगे जो पॉलिसीज़ में चेंज आया माशाल्लाह, जैसा कि अभी एक साहब कह रहे थे हमारे साथी कि भाई हर हफ्ते जो है ये मीटिंग होती थी स्टेट बैंक में, तमाम बैंक्स को बुला के इमरान खान साहब खुद और जो उनकी काबीना के लोग थे वो हर हफ्ते मीटिंग करते थे। और उस मीटिंग में सिर्फ ये नहीं होता था कि हमने देना है, बल्कि बैंकों की और लोगों के जो इश्यूज़ थे वो भी एड्रेस हुए, और उसके बाद पॉलिसी को बिल्कुल चेंज किया गया। तो जो पॉलिसी चेंज हुई तो उसका इम्पैक्ट यह आया कि आज माशाल्लाह अप्रूवल जो रेशोज़ हैं वो बहुत हाई हैं। अच्छा। और अभी मैं आपको प्रोग्राम से पहले बता रहा था, ये मेरे पास वैसे आपके बैंक का ही पड़ा हुआ है फॉर्म है, या उसकी कॉपी है, 10-11 पेजेस का फॉर्म है। ये तो बंदा घबरा जाता है। अच्छा, इतने पेजेस पढ़ते पढ़ते कि ये कैसे होगा, क्या होगा। माजी की स्कीम्स का नाम नहीं लूँगा, पाकिस्तान में माजी में ऐसी स्कीम्स आई जो लोगों ने ली और उसके बाद वो पैसे आज तक वापस नहीं आए। ठीक है, ये बड़ा एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में रहा है। आप चाहते हैं कि ऐसी दोबारा कोई स्कीम आए और कल कोई सारे बैंक्स डिफॉल्ट कर जाए, गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाए, हम कुछ भी नहीं देते और हम ऐसी पर्चियों पे देने लगे, जो बात आपने की थी। तो हमें कम से कम जिसको भी चीज़ें दे रहे हैं उसकी हमें बेसिक नॉलेज, और आप इसमें अगर देखेंगे तो उसकी बेसिक बातें पूछी गई हैं कि नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका रेफरेंस क्या है, यानी कि ये कि उतना मुश्किल है नहीं जितना वो लग रहा है। लेकिन मैं ये आपसे, क्योंकि आप खुद एक डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, मैं ये चाहेंगे कि बैंक्स जो हैं वो कदर आसान लोगों के लिए करें। जितना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बात कर रहे हैं, जितना अभी हसन बख्शी साहब कह रहे थे कि चीज़ों को आसान लेजिस्लेशन के ज़रिए कर रहे हैं, जितना प्रोसेस को आसान कर रहे हैं, और जिस तरह से आरिफ जीवा साहब कह रहे थे कि ये इतना वक्त लगा है और ये आगे आसान हो सकता है। मैं आरिफ साहब से ये बात करूँगा। आरिफ साहब, ये अब मसला ये है कि एक तरफ तो आपने ये बताया कि बहुत अच्छा हो गया, सेक्टर्स भी जिस तरह हसन बख्शी साहब कह रहे थे, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जॉब्स भी बढ़ी, लेकिन एक अलमिया ये हुआ कि एकदम से कीमतें आप होना शुरू हो गई कि जो आसान हो रही थी आपके सेक्टर्स के अंदर, डिफरेंट सेक्टर जो जुड़े हुए हैं उसमें एकदम से कीमतों का इजाफा हो गया। यानी कि ज़मीन की कीमत का इजाफा, फिर उस पर लेबर की कीमत का इजाफा, वहाँ मटीरियल की कीमत का इजाफा। तो जब ये चीज़ें उस तरह से बढ़ रही हैं, आपको पता है इनकम तो उस तरह नहीं आ रही है, तो इन चीज़ों को भी आप नहीं समझते कि कंट्रोल होना चाहिए, वरना आप ही का जो काम है उसमें वो तेज़ी ना आएगी जो आनी चाहिए। एक तो हमारी फिनिश प्रोडक्ट जो है, जो अपार्टमेंट तैयार होता है, घर तैयार होता है, उसको आप अगले साल प्राइस या उससे अगले साल कमी देखें, क्योंकि सप्लाई अब बढ़ना शुरू हो गई। जब सप्लाई बढ़ती है, डिमांड से ज्यादा सप्लाई होती है, तो प्राइस कम होती है। बैंक्स का मैं थोड़ा सा जो अभी डिस्कस हो रही थी, मैं इसमें आपकी डिबेट में शामिल होना चाहूंगा। जी जी। देखें,
अभी ये मुकाबला अभी शुरू हुआ है बैंकों का। आज मेरे पास कोई 4 दिन में कोई 6 बैंकों के मैसेजेस आ चुके हैं मुझे भी कि आप लोन ले आके, जैसे आम आदमी को जा रहा है मैसेज कि आप घर लें हमसे, लोन लें हमसे। एक जमाना था कि गाड़ी का लोन लेना बड़ा मुश्किल था गाड़ी के लिए, लेकिन अब जो है ये शुरू हुआ है, तो इसको मेरे ख्याल हमें पॉजिटिवली लेके और आगे देखना चाहिए। इनका जब मुकाबला होगा तो हमें जो है वो लोन आसानी से मिलेगा। दूसरी चीज, जो कामयाब जवान प्रोग्राम के ऊपर आप डिबेट कर रहे थे, मैं नेफ्टेक एक बोर्ड है उसका मैं मेंबर भी हूँ, जो वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से जो है बच्चों को हम ट्रेन करते हैं। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ने 10 अरब रुपए एलोकेट किए हैं उस इदारे के लिए, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा। अब जब कामयाब जवान प्रोग्राम पे 100 अरब रुपए एलोकेट किए गवर्नमेंट ने, हमने ये एक सजेशन दी है कि जी आप एक प्लम्बर जो हम देखते हैं, तो वो अगर प्लम्बर स्किल्ड होता है तो वो आगे अपना बिजनेस भी कर रहा होता है, इलेक्ट्रिशियन भी अपना बिजनेस कर रहा होता है। इस तरीके से जितने स्किल्ड लोग होते हैं, कुछ लोग जो है वो जॉब्स पे रह जाते हैं, कुछ अपना बिजनेस करते हैं। हमने ये सजेशन दिया है कि आप इसी तरीके से 100 अरब रुपए नेफ्टेक को भी इस साल एलोकेट करें, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो उनको हम जो है वो तैयार कर सकें। को स्किल्ड देखें, स्किल्ड होने के बाद अपना जो बिजनेस करता है, आपकी मैं बात सुन रहा था, आप ही शायद ये इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, स्किल्ड होके जो बंदा अपना बिजनेस करता है, स्किल्ड बंदा, उसका रिजल्ट अलग होता है, उसका बिजनेस वास्ट होता है। ये कुछ चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस जो है वो काफी सालों का ये जो बिगाड़ है, इसको सही होने में वक्त लगेगा। और मैं अगले 5 सालों में देख रहा हूँ कि लोगों को घरों के लिए जो लोन है उसकी फरामी बैंक्स बहुत आसानी कर देंगे उसमें। अभी आप सही कह रहे हैं कि काफी डिफिकल्टीज अभी भी हैं, रिक्वायरमेंट अभी भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो एफबीआर में रजिस्ट्रेशन जो है वो, अगर हमारी आबादी इतनी है और टोटल 20 लाख या 25 लाख लोग अभी आए हैं हमारे पास रजिस्टर्ड होके, तो ये जो इनका जो बैंक का प्रॉब्लम है वो भी अपनी जगह ठीक है कि ये जब लोन दे जाते हैं तो ये आपसे जो है वो इनकम प्रूफ मांगते हैं, तो जब इनकम प्रूफ नहीं होता तो उस आदमी का केस रिजेक्ट हो जाता है। वो तो वही होता है जो जनरल स्टोर वाला होता है, वो वही होता है जो बेचारा 25,000 या 50,000 से नीचे की जॉब कर रहा होता है, या वही होता है जो अपना कोई, देखें जनरल स्टोर में इनकम बहुत बड़ी है लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो कहाँ जाएं, कैसे लोन लें। वो उनके पास अगर कोई जॉब कर रहा है बंदा, 50,000 रुपए की जॉब कर रहा है जनरल स्टोर पे, वो भी स्किल्ड होता है मेडिकल स्टोर पे काम करने, वो कैसे लोन ले। तो उसके लिए आसानियां पैदा, जब ये बैंक्स लोन डिसबर्स करेंगी और उसका जब रिटर्न आएगा इनको, जाहिर है 10-20% लॉस तो हर काम में होता है। इनका जब रिटर्न आएगा तो जो इनको लगेगा कि हाँ जी अब ये हमारा जो है वो लॉस कम हुआ है, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोन तो दे सकते हैं। अरसद, जो आपकी बात पहले भी थी कि ये एक प्रोसेस अब चला है, तो इसको आगे चलने दिया जाएगा तो चीज़ें कदरे आसान होंगी। लेकिन एक आपने बड़ी अहम बात की, आरिफ साहब के सवाल को मैं आगे शकील साहब के सवाल में, मीर साहब ये जो स्किल्स की अभी बात हो रही है, हम ये देखते हैं कि हर साल हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हैं ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, तो लेकिन स्किल्स जो है ना वो चीज़ें बड़ी कम हैं। अब बड़े जदीद बिजनेस हो गए, ऑनलाइन बिजनेसेस बड़े हो गए, इवेंट मैनेजमेंट है, ये है वो, बहुत ज़्यादा एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये स्किल्स कैसे पैदा की जाए, ये सबसे अहम सवाल है। तो यहाँ तो ऐसा सेटअप नज़र नहीं आ रहा है कि वो स्किल्स हों, उसके बाद 100 अरब रुपए की जो तकसीम है वो हो और उसका फिर रिटर्न 100 की बजाय 1000 अरब पाकिस्तान की इकॉनमी में आए, तो वो स्किल्स कैसे होंगी? अच्छा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इस पे यही बात मैं पहले क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि देखें, गवर्नमेंट ने कह तो दिया कि 100 अरब रुपया हम अवेलेबल करेंगे। एक तरफ वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कुछ हद तक उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड रखना था कि हर बंदा उठ के वो पर्ची पे, जिस तरह हमारे भाई ने बात की कि वो अप्लाई करना शुरू कर दे, तो वो तो नहीं हो सकता। अच्छा, जो स्किल्स हैं, मैं चीख के सोशल मीडिया पे हर जगह पे कह रहा हूँ कि हमारा जो पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम है ये अपग्रेड होने वाला है। ये एजुकेशन सिस्टम कौन सा है? जब 19वीं सदी जब स्टार्ट हुई 1910-12 में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त इनको वर्कर्स चाहिए थे, लोग चाहिए थे जो आके जॉब्स कर सकें इन फैक्ट्रियों में। तो वहाँ ये हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड हुआ था, जो ये अलमिया है कि पाकिस्तान में अभी तक चल रहा है। तो इसको अपग्रेड क्या करना है? अपग्रेड ये करना है कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आप जी तो आप अगर सिर्फ उसको आप प्रैक्टिकल कर दें कि आजकल आप देखें इंडिया और बांग्लादेश की मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, यानी फ्रीलांसिंग, करोड़ों लोग हैं इंडिया में बैठे हुए हैं जो
बांग्लादेश में बैठे हैं, अपने घर से बैठ के काम करते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को वो सर्विसेज दे रहे हैं और हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप अपने एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आप क्या करें कि ये जो 10-12 स्किल्स हैं सिर्फ ऑनलाइन, सिर्फ वही सिखाना शुरू कर दें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मास्टर्स की डिग्री करने से पहले बच्चा $1000 कमा रहा होगा। इस लेवल पे दुनिया चली गई है, इस लेवल पे ऑनलाइन वर्ल्ड पहुँच गया है, तो ये अपग्रेड करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आपने जिस तरह पहले बात की, देखें 1 करोड़ नौकरियां अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमने अवेलेबल ये बनानी है जी, पाकिस्तान में पैदा करनी है, उसका मतलब क्या है कि इकॉनमी को उठाना है हमने, यानी नौकरियां जुड़ी हुई हैं इकॉनमी से। 270 के लगभग $बिलियन पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी है, बांग्लादेश की हमसे आगे निकल गया, इंडिया की $2700 बिलियन की इकॉनमी है। सही। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से खबर पिछले दिनों में आई है, अब मैं चाहूंगा उस पर थोड़ा सा आप कमेंट करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। वो है अमेज़न पाकिस्तान में आगाज़ हो रहा है, तो क्या वाकई उससे भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये स्किल भी डेवलप होगी और बिजनेस भी पाकिस्तान में आएगा? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, बहुत बड़ी खुशखबरी है, ख़ासतौर पे जो लोग ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हैं। ई कॉमर्स में अमेज़न पाकिस्तान दुनिया का बल्कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा उसकी वर्थ है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली अगर आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें। हम अपना पर्सनल जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी मुलाकात हुई सियालकोट में कुछ बिज़नेस के लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी, तो उनकी प्रोडक्ट्स मैंने जाके खुद देखी, इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं और वो बिक रही हैं यूके में, यूएस में। और वो क्या हो रहा है कि ठप्पा लग रहा है, नाइकी का ठप्पा लग रहा है, एडिडास का ठप्पा लग रहा है, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं यहाँ पे बन रहे हैं पाकिस्तान में। अब हमें वो मौका मिल गया है, आप इन्हें ट्रेन करें, आप इनके साथ काम करें, इन्हें बताएं कि आपने खुद डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके अपने ब्रांड्स कैसे लॉन्च करने हैं। तो जो ये तो शकील से बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में चाहे वो टेक्सटाइल का है तो ठप्पे किसी और कंपनी के लग रहे हैं, पाकिस्तान में बन रहे हैं, स्पोर्ट्स है तो पाकिस्तान में बन रहा है, लेदर गारमेंट्स है तो पाकिस्तान में बन रहा है। तो ये होजरी से लेकर हर चीज़ बन रही है, लेकिन ये अलमिया, ये जो आप सही बात करें कि जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो आज हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद थे उनका शुक्रिया अदा करता मैं शॉर्टली सिर्फ ये शाहान मतीह साहब, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल हमें ना कर्ज़ के हवाले से, बैंक्स के हवाले से, जब जैसे हमने प्रोग्राम के हवाले से बात की है, क्या वाकई इतना आसान है? और शॉर्टली प्रोसेस बता दीजिए कि लोग बैंक में आएंगे तो फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको उनकी बात सुनी जाएगी, समझाया जाएगा कि कैसे कर्ज़ लिया जा सकता है। सर देखें, जो आपने कहा जी बैंक्स में आएंगे तो उन्हें बिल्कुल फाइनेंसिंग की सहूलत मिलेगी। अच्छा। और अगर लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो एक तो बैंक के हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, फिर माशाल्लाह जो है गवर्नमेंट और स्टेट बैंक के भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी कंप्लेन और क्यूरीज वहाँ बता सकते हैं। वो लेकिन वो इंडिविजुअल की तरफ से प्रॉब्लम होगी, लेकिन बैंक जो है उसको देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं। दूसरी बात कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होगा। हाँ जी, मैं ये चाह रहा था कि देखिए, अगर एक सैलरी क्लास है तो उसकी CNIC 2 तस्वीरें, एक जॉइंट एप्लीकेंट जो उसके साथ होगा उसकी CNIC 2 तस्वीरें, और उसकी सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट 1 साल का। सही। और अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे 1 साल का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और अगर मैं टैक्स पेयर हूँ तो मैं टैक्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करा दूंगा। अगर मेरे पास टैक्स पेयर नहीं हो और मेरे पास टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जो इनकम एस्टिमेशन है मैं अपने बिजनेस की एक इनकम एस्टिमेशन करा दूंगा, जिसकी 2, 2.5 या 3 हज़ार रुपये फीस होती है। उसकी बिहार पे उसकी जितने कच्चे खाते होते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो अभी भाई ने बात की जनरल स्टोर वाला है, वो अपनी एक बुक जो है ना कच्ची बुक ज़रूर बनाता है। वो जो इनकम एस्टिमेशन वाले हैं उसकी बुक के थ्रू वो उसकी सारी इनकम को एवेल्यूएट कर लेंगे। तो वही NIC चाहिए होंगी, 2 तस्वीरें चाहिए होंगी, फॉर्म वो कंप्लीट। कदरे काम आसान है, बस ये है कि आपको खुद अपनी डॉक्यूमेंटेशन में वो करना होगा। लेकिन मैं जाते जाते एक बात ज़रूर करूंगा कि अगर आप टैक्स पेयर बन जाएं तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो सकती हैं पाकिस्तान के सिस्टम में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।